हेलो एस्पिरेंट्स। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। शुरुआत क्लास में हम लोगों ने समझा कि हिंदी कहानी और कथा में क्या अंतर है। कथा थोड़ा यथार्थवाद की कमी होती है उसमें, और कहानियों में यथार्थवाद की झलक मिलती है। जब इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट चला तो ये चीज हुआ, हमने पढ़ा। वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हिंदी साहित्य ऑप्शनल यूपीएससी करके एक प्लेलिस्ट है चैनल में, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग चैनल मैंने सबके लिए बना दिया है, पीवाईक्यू भी मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप वो सब देखिए। दूसरे वीडियोस में हम लोग, दूसरे क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। दूसरे क्लास में हमने पढ़ा कि सबसे पुरानी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है ना, और बहुत सारे कहानियां जो उस समकालीन है ना, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमने वो समझा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हिंदी कहानी का इतिहास समझेंगे। हिंदी कहानी का इतिहास, इसको 5 चरण में बांटा गया। फ्रेंड्स समझ रहे हैं इसको कितने चरणों में बांटा गया। हिंदी कहानी के इतिहास को 5 चरणों में बांटा गया, आपको ये पता होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पांचों चरण का पहले नाम समझेंगे, और हर एक वीडियो में एक चरण ऐसा कुछ हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, पांचों चरण, और सारा का सारा फुल यूपीएससी आपको देखिए, यूपीएससी का फुल ऑप्शनल का क्लास आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा एकदम डिटेल, एकदम सब कुछ एनालाइज किया हुआ, टॉप क्वालिटी का चीज है। देखिए, हिंदी कहानी की संपूर्ण विकास यात्रा को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि 5 चरण में, 5 स्टेजेस में आप इसको बांट सकते हैं। कैसे कैसे, देखिए। पहला चरण इसको बोल सकते हैं प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद पूर्व युग, क्योंकि प्रेमचंद कहानियों में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाए, इसलिए प्रेमचंद से पूर्व युग है ना, प्रेमचंद से पहले के युग। टाइम पीरियड क्या है आपको, 1901 से 1915। अभी हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही बोला, प्रेमचंद पूर्व युग। ठीक है, दूसरा चरण क्या, हालांकि आप क्या करिए, आप अब जो हिंदी साहित्य का नोट्स बना रहे हैं, ये आप नोट्स बनाते चलिए। तो नोट्स क्या होगा कि सीमित शब्दों में लिखिएगा, अपने भाषा में लिखिएगा, जो मैं समझा रहा हूँ उसको अपने तरीके से वीडियो के साथ साथ पॉज करते हुए लिखते हुए चलिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि ये लिखिए आपकी इसको देखिए ऐसे, हिंदी कहानी की संपूर्ण विकास यात्रा को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो हिंदी साहित्य के 5 चरण ऐसे लिख लीजिए आप। ठीक है, और देखिए, पहला चरण मैंने बताया प्रेमचंद पूर्व युग, टाइम पीरियड जरूर लिखिएगा 1901 से 1915। अब आइए दूसरा चरण, देखिए दूसरा चरण है प्रेमचंद प्रसाद युग। ये युग बहुत ही फेमस हुआ था फ्रेंड्स, स्टोरी जो कहानी है उसमें ये अहम भूमिका निभाता है। तो 1915 से 1936। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा चरण क्या हो जाएगा, उत्तर प्रेमचंद युग। आप प्रेमचंद का भूमिका समझ रहे हैं, प्रेमचंद के ही नाम से ये युगों का निर्माण हो गया कि प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद प्रसाद युग। प्रसाद का पूरा नाम क्या है, कमेंट करके बताइए, जब मैं दूसरा क्लासेस में इसको बढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप अभी कमेंट करके बताइए। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा उत्तर प्रेमचंद युग, मतलब प्रेमचंद के बाद का युग। ठीक है, 1936 से 1955, टाइम पीरियड याद रखें। और चौथा कौन सा है फ्रेंड्स, चौथा है नई कहानी, है ना। नई कहानी का जो उद्भव हो गया 1955 से 1960 तक, ये चीज है। 5 साल का ड्यूरेशन देखिए नई कहानी का, इसको देखिए। उसके बाद फिर पांचवा जो अंतिम चरण है वो क्या है, नई कहानी के परवर्ती आंदोलन। नई कहानी के बाद जो एक होता है फ्रेंड्स पूर्ववर्ती, हिंदी शब्दों को आपको याद रखना है। ठीक है, हिंदी शब्द आपको बहुत ही काम देंगे हिंदी साहित्य में भी और आपका आंसर राइटिंग में भी। एक होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब गणित में आपने पढ़ा है पहले, है ना, पहले, संख्या के पहले। जैसे कि 10 के पहले पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 9, और 10 का परवर्ती क्या हो जाएगा, बाद वाला 11, है ना। तो इस तरह से परवर्ती आंदोलन, परवर्ती मतलब खुद से समझना है चीजों को। नई कहानी के परवर्ती आंदोलन मतलब आगे वाले आंदोलन, जो नई कहानी का दौर था इसके बाद वाला आंदोलन। टाइम पीरियड क्या है, 1960 से अब तक फ्रेंड्स, अभी तक, है ना। अभी आप लेटेस्ट जब तक पढ़ रहे हैं, तो इन सबको 5 चरणों में बांटा गया है। पांचों चरण का नाम और टाइम पीरियड आपने लिखा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रेमचंद युग पढ़ेंगे, प्रेमचंद पूर्व युग, है ना, प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद पूर्व युग का टाइम पीरियड क्या है, प्रेमचंद पूर्व युग देखिए ये वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए। एक नंबर जो है ये प्रेमचंद पूर्व युग, 1901 से 1915, 1901 से 1915। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 1901 से 1915, ये टाइम पीरियड आप लिखिए, और प्रेमचंद पूर्व युग लिखिए। अब आगे चलते हैं, इसमें समझिए, अब बेसिक से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एकदम आसान लैंग्वेज में। हिंदी कहानी का पहला चरण 1901 से 1915 तक विस्तृत है, इस जिसे प्रेमचंद पूर्व युग कहते हैं। तो प्रेमचंद के पहले के युग को प्रेमचंद पूर्व युग कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड है 1901 से 1915 ईस्वी तक। ठीक है, और हिंदी कहानी का ये पहला चरण है फ्रेंड्स, और इसमें विस्तृत विवरण है पूरा एकदम। देखिए जितने 1901 से 15, कितना लंबा टाइम पीरियड है आप देख पा रहे हैं, 1901 से 15 तक। आगे चलिए,
इस समय समझिए, इस समय जो उस टाइम पीरियड में, इस समय कहानी परंपरा जन्म ले रही थी। जैसे एक हिस्ट्री का निर्माण होता है ना, उस तरह से हिंदी कहानियों का जो पहला स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है कि प्रेमचंद पूर्व युग 1901 से 1915, इस बीच में क्या हो रहा है कि कहानी परंपरा क्या हो रही है, धीरे धीरे जन्म ले रही है। इसलिए उसमें कहानी परंपरा जन्म ले रही है, इसका अर्थ होगा सिंपली भाषा में कि कहानियां जो है अब उभर कर सामने आ रही है, ठीक है फ्रेंड। इसलिए उसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद और नैतिकतावाद की झलक साफ साफ दिखाई देती है। चूंकि आपने शुरुआत कक्षा क्लासेस में आपने पढ़ा है, फर्स्ट क्लास नहीं देखा तो देखिए, है ना। कोई भी कोर्स या कोई भी चीजों को करने का रूल है कि फर्स्ट क्लास आप जरूर देखें। फर्स्ट क्लास सिलेबस का है, सेकेंड क्लास यूपीएससी ने जो सिलेबस बता रखा है वो भी मैंने बताया, है ना। फिर मैंने उसको डिटेल बता रहा हूँ टॉपिक वाइज कि इस टॉपिक में क्या सिलेबस हम लोग फॉलो करेंगे, इस टाइप से, है ना। और कुछ बुक मटेरियल मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ। अभी आप कुछ नहीं करिए, मैं सारा चीज ऑनलाइन आपके सामने रखूंगा। आप देखिए नोट्स उस इस सब के मतलब चक्कर में मत पड़िए। आप सामने जो चीज लिखा हुआ है और जो मैं समझा रहा हूँ उसमें से जो अच्छी बातें लग रही है उसको लिखते चलिए, यही नोट्स हो जाएगा आपका, ठीक है। यही लॉन्ग टर्म में आपको काम आएगा। तो ये चीजें चलिए साथ में आप करिए। देखिए, तो कहानी और कथा में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में समझा था, बेसिक में भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। कहानी और कथा क्या है, कथा थोड़ा भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी, और कथा में क्या होता है, जो कहानीकार होता है वो आपको कोई शिक्षा देना चाहता है, और उस शिक्षा के अकॉर्डिंग क्या होता है, थोड़ा कल्पनाएं भरता है कहानी में और पात्रों का निर्माण करता है। लेकिन कहानी क्या है कि शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट के बाद जो अंग्रेज भारत आए उस समय जो चला, उससे प्रभावित होकर यथार्थवाद को ज्यादा महत्व देने लगा। यथार्थवाद का अर्थ क्या होता है, कोई भी शब्द अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। यथार्थवाद मतलब क्या होता है, वास्तविकता पे ज्यादा जोर, है ना, जो सच्चाई जिसे दिखाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें ज्यादा कल्पना का झलक ना हो, जो जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, वो ओरिजिनल ज्यादा दिखे, है ना, एकदम साफ दिखे। अब समझिए, जैसे कि जब हिंदी कहानी परंपरा जब जन्म ले रही थी फ्रेंड, जब शुरुआत होगा तो भारतीय आपको कुछ ना कुछ झलक उसमें मिलेगा। जैसे कि भारतीय झलक ऐसे मिलेगा कहानियों में कि उसमें थोड़ा सा आदर्शवाद की ये होगा तो उचित होगा। जैसे होता है कि एक विद्यार्थी को सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ जाना एक आदर्शवाद है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप आज के डेट में पता है आपको कि रात तक आप अगर देर रात तक नाइट तक आप स्टूडेंट कर रहे हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये बदल गया है ना, क्योंकि हमें पश्चिमी प्रभाव है, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं। तो इसी तरह से हिंदी कहानी परंपरा में जब आया तो उसमें भी कुछ आदर्शवाद था और कुछ नैतिकता नैतिकता की बातें की गई थी कि ये बात ये की जाती है। अलग जैसे उसे पढ़ेंगे तो आपको एक झलक मिलेगा कि वो थोड़ा सा नैतिक है या फिर थोड़ा आदर्शवादी कल्पना उसमें डाला गया है। पर धीरे धीरे चूंकि जन्म ले रही थी तो, है ना, अभी पूरी तरह से आपको अंग्रेजी प्रभाव उसमें नहीं मिलेगा। लेखक उसमें अपना देसी परंपरा उसमें डाल रहा है, तो भारतीय कथा आपको उसमें मिलेगा, जिसमें भारतीय कथा में क्या है, मूल रूप से आदर्शवाद और नैतिकता वाद, ठीक है। हालांकि ये गलत नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, कहानियों का हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे विकास हुआ है, इतिहास पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स कि कहानियों में बदलाव, तो हमें निष्पक्ष होकर इसको समझना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलिए। और कल्पना और आदर्श से क्या होता है कि आप कहानी का रियलिटी में आप नहीं पढ़ पाते कि क्या वो आज की जो कहानियां जो इतना आपको मार्मिक लगती है, एकदम आपको अपने जिंदगी से जुड़ा हुआ लगता है, तो वो चीज उसमें अभाव मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आदर्श की बातें की गई रहती है। क्योंकि इस समय देश नव जागरण के दौर से गुजर रहा था, इसलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी इसमें स्पष्ट झलकती है। तो उस वक्त क्या है फ्रेंड्स, आपको भारत अभी नया नया बन ही रहा था फ्रेंड्स, और उसमें राष्ट्रवादी देश प्रेम और फिर उस देश को सुधारने की मानसिकता बहुत ज्यादा भरी थी। उन लेखकों ने भी, जो लेखक देखिए आजादी के समय, देखिए एक मिनट फ्रेंड, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ। आजादी के संघर्ष के दौरान जब लड़ाई चल रही थी फ्रेंड, तो कई कविताएं, कई ऐसे प्रसंग उभर कर आए जो लेखकों ने लिखा, कई कहानियां योद्धाओं की लिखी गई, जिससे स्पष्ट होता है कि हमें आजादी के प्रति अपने देश को और भी ज्यादा अच्छे से हम लोगों ने कर पाया, देश के हित में हम लोगों ने और अच्छा कदम उठाया। ऐसे क्रांतिकारी गान गीत बने, ऐसे क्रांतिकारी कविताएं बने, तो उससे क्या होगा कि राष्ट्रीय भावना का झलक मिला। लेकिन जब देश नव जागरण के दौर पे था, आजाद हुआ था नया नया, तब क्या है फ्रेंड्स, राष्ट्रवादी सुधारवादी मानसिकता भी झलक रही थी। कई देश में सुधार की आवश्यकता था और देश प्रेम का आवश्यकता था, इसलिए उन कहानियों में, उन कविताओं में आपको ये झलक दिखेगा। आप हमेशा देखिए, जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिएगा, देखिए फ्रेंड्स, जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिएगा तो आपको
पहले की कहानियां और वर्तमान की कहानियों में पूरा स्पष्ट अंतर, और तब आप जब पढ़िएगा ये कहानी और अभी की कहानियां, तो आप स्पष्ट अंतर समझ पाइएगा कि उस वक्त के लेखकों के मानसिक में क्या था। जैसे कि आप प्रेमचंद का जीवन पढ़िए फ्रेंड्स, प्रेमचंद के बारे में पढ़िए, और देन आप क्या करिए, प्रेमचंद का स्टोरी पढ़िए, तो आपको प्रेमचंद की जीवन का और उन कहानियों में आपको बहुत सारे प्रसंग मिल जाएगा। तो जैसा जीवन वो जी रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में वो जी रहे हैं, वहां का सामाजिक असर उसमें पड़ता हुआ आपको झलक दिखाई देगा। आप समझ रहे बातों को? आइए पॉइंट पॉइंट में लिखते चलिए। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट 1 में आपको बताया है कि ये टाइम पीरियड है, इसे पहला चरण कहा जाता है, तो पॉइंट में बस इतना लिख लीजिए, बस इतना, प्रेमचंद प्रसाद युग। दूसरा पॉइंट में क्या है कि इसके साथ आप लिख लीजिए कि अभी परंपरा जन्म ले रही है, और इसमें भारतीय कथा परंपरा निहित है, जिसमें आदर्शवाद और नैतिकतावाद की झलक दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, और राष्ट्रीयवादी और सुधारवादी मानसिकता भी दिखाई देती है। बस अपने शब्दों में कुछ कुछ चीजें लिखते चलिए, समझ रहे फ्रेंड्स? जितना कम आप लिखिएगा, और बाद में ऐसा नहीं कि समझ ना पाए, उन चीजों को बाद में समझ पाए ऐसा लिखिए, आप पॉज कर करके। इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ना। तीसरा नंबर समझिए, यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है तीसरा नंबर। इस काल की प्रमुख कहानियां, काल कौन सा है फ्रेंड्स? 1901 से 1915 तक है ना। देखिए टाइम पीरियड देखिए 1901 से 1915 तक है ना, पहली कहानी है। अब देखिए इस काल में क्या है, इस काल की प्रमुख कहानी कौन कौन सी है, आप लिखिए। इस काल के टाइम पीरियड का जो कहानियां है ये लिखिए, कभी मौका मिले तो इसको पढ़िए या इसके बारे में समझिए। मैं हालांकि कुछ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको मैं आपको बताता चलूंगा, और अगर आपको हिंदी में बहुत ज्यादा रुचि है तो आप जो अन्य कहानियां पढ़ते हैं उसके बजाय आप इन कहानियों को पढ़िए। आप देश से ज्यादा जुड़ पाइएगा, उस समय का आप मानसिकता समझ पाइएगा कि कैसा लेखकों का मानसिकता था, और उस समय का आप ये समझ पाइएगा कि कैसा देश समाज कैसा व्यवहार कर रहा था, है ना। 11 वर्ष का समय, है ना, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है 1903 में। आप लिखिए इस काल की प्रमुख कहानियां डैश दीजिए, और पहला लिखिए 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, टाइम पीरियड साथ में लिखिए 1903। ऐसे आप पॉइंट पॉइंट में लिखते चलिए। दूसरा है दुलाई वाली, है ना, इसके बारे में हमने बताया था, दुलाई वाली, इसको लिखिए बंग महिला, है ना, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष 1907। तो पहला हो गया 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903 में लिखा गया। दूसरा हो गया दुलाई वाला, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष ने लिखा है 1907 में लिखा है। फिर तीसरा कहानी हो गया आपको इंदुमती, ये नाम आपने पहले भी पढ़ चुका है, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी 1900 में लिखा गया। और एक टोकरी भर मिट्टी माधव संप्रे 1901 में, और उसने कहा था उसने कहा था, कहानी का नाम है, कहानी का नाम क्या है, उसने कहा था। और चंद्रधर गुलेरी शर्मा, है ना। ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स जो आप समझ रहे हैं कि उसने कहा था, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप जब पढ़िएगा तो आपको उसमें चीजें और स्पष्ट होगी, हालांकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता चलूंगा। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आप ये जरूर पढ़े, उसने कहा था, आपको उस वक्त थोड़ा सा कल्पना है हालांकि कुछ चीजें, लेकिन आपको उसमें आपको और भी चीजें नजर आएगी। देखिए तो आप इन सब कहानियों को पढ़िए, इससे आप जुड़िएगा, ठीक है। तो 11 वर्ष का जो समय है रामचंद्र शुक्ल 1903 में, ये एक प्रमुख कहानी, ये सब प्राचीन सबसे पहली कहानी मानी जाने वाली कहानियों में से एक है। इन सब कहानियों को पहली कहानी में आप रख सकते हैं, लेकिन पहली कहानी में सबसे ज्यादा कौन है जो आपको सभी कहानी होने का सभी तत्व पूरा करती है, वो है एक टोकरी भर मिट्टी माधव संप्रे 1901। ये हमने डिसाइड किया था ना, पहली कहानी की वीडियो देखी जाके प्लेलिस्ट में, तो इसको हमने डिसाइड किया। बाकी दुलाई वाला, है ना, 11 वर्ष का समय, ये सब भी देखिए टाइम पीरियड वही है फ्रेंड्स, लेकिन क्या है कि कुछ में काल्पनिकता ज्यादा है, जो कहानी के जो तत्व मौजूद हैं वो तत्व इसमें उतना झलक नहीं आता है फ्रेंड्स। मैंने कहानी के तत्व क्या क्या होते हैं ये भी पहले क्लासेस में बता रखे हैं। आप क्या करिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सही चीज बताता हूँ, मैं गाइड कर रहा हूँ। देखिए आप प्लेलिस्ट से लाइन बाय लाइन टॉपिक टॉपिक वाइज करते चलिए। इससे क्या होगा कि आप टॉपिक वाइज करिएगा तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नोट्स बनता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करिए। आइए देखते हैं आगे। आप यहाँ समझ गए कि ये जो उस टाइम पीरियड है 1901 से 1915 तक, उसमें जो कुछ कहानियां हैं वो ये कहानियां, आप पॉइंट में सारा कहानियां लिखते चलिए, ठीक है, समझ गए। आगे चलिए, मैं चाह रहा हूँ कि आप यहीं पे क्लास में याद करें इन चीजों को, ठीक है। और चौथा पॉइंट समझिए, इस काल की कहानियां कहानी कला की दृष्टि से सैस व व्यवस्था में है, उनमें पौढ़ता नहीं दिखाई पड़ती। तो इसमें आपको इन चीजों को समझिए कि ये जो कहानियां, इस कहानी कला है, जो कहानी लिखने की कला की दृष्टि, जो कहानी देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में जो कहानियां लिखी गई वो कहानी कला की दृष्टिकोण से, जो कहानी कला के तत्व होते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या हो गया कि सैसवा व्यवस्था में है।
और पढ़ौता में नहीं है। मतलब उसको नाटक मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ के पूरा तरह से उसमें डूब पा रहे हैं, क्योंकि उसमें शब्दों का सही, जिस तरह से आधुनिक कहानियां लिखी गई जिसे पढ़कर आप कल्पना कर पाते हैं, कहानियों में आप घुस पाते हैं, उस तरह से थोड़ा नहीं है, उसमें थोड़ा सा कमजोरी दिखता है। और ये क्या है, सेसवा व्यवस्था में है, ऐसा समझिए कि जैसे अभी जैसे आप कोई कहानी पढ़े तो आप कहानियों में समझ गए, लेकिन वहां पे क्या है, उसको आपको नाटक के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब आप उसको समझ पाइएगा। तो उन कहानियों में थोड़ा कमजोरी दिखाई पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज यहाँ पे बता रहा है, एज इट इज इसको लिखिए कि कहानी का इस टाइम पीरियड की कहानी का लाभ की दृष्टि से सेसवावस्था में है, ना कि उसमें प्रौढ़ता दिखाई देती है। तो उसमें आपको पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा रुचि नहीं आ सकता है, उसको थोड़ा सा ये नाटक के जैसा आप समझ सकते हैं, कि उसको एक झलक कहा जाए, या कथोपकथन ऐसा कुछ मान सकते हैं, जो छोटा आपको देखिए आगे चलिए, समझ गए आप? 5 नंबर समझिए। इस काल की एकमात्र उपलब्धि उसने कहा था। ठीक है, कहानी मैंने कहा ना आपको शुरू में ही कि उसने कहा था, पढ़िए, आपको बहुत ही रोचक कहानी लगेगी, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। उसने कहा था, समझिए, इस कहानी का एकमात्र, जो उस टाइम पीरियड की जितनी कहानियां मैंने बताया उसमें सबसे बेहतरीन कहानी कौन सा है, उसने कहा था, जिसमें पहली बार पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक, पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक मतलब समझ रहे हैं कि आप स्टोरी में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपने रुका, और यहाँ से थोड़ा सा अपने इतिहास यानी अपने थोड़े से पूरे पुराने बीते गए दिन को याद किया, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो पुराने दिनों को याद कर रहा है। फ्लैशबैक मतलब पिक्चरों में देखिए, जब आप पिक्चर देखते हैं फ्रेंड्स, तो पिक्चर चल रही होती है और कभी किसी को, हीरो को याद आ जाता है कुछ कहानी, है ना, कुछ संबंधित कहानी, तो एक थोड़ा व्हाइट और ब्लैक में थोड़ा दिखाया देता है, 2 मिनट का क्लिप ऐसा, या फिर कुछ सेकेंड्स का क्लिप रहता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में फ्लैशबैक दिखाता है, पिछले पिछले घटनाओं को दिखाता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ समझिए कि एक हीरो है, उसकी माता है फ्रेंड्स, जो कि उसके साथ अच्छा जुड़ाव था, और ये बाद में बिछड़ गए थे, और बाद में इनको माता जी दिखी, तो ये उस वक्त थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप से कहानियों में जैसे फिल्मों में होता है, उस टाइप से पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक उसने कहा था, जब वो अपनी मतलब किसी कैरेक्टर से मिलता है, तो उसके साथ हुए गए संबंध पुराने, वो उसको फ्लैशबैक में याद आते हैं कुछ सेकंड के लिए। तो ये चीज पहली बार आया, पूर्व दीप्ति हिंदी में बोलते हैं, जिसको फ्लैशबैक बोलते हैं इंग्लिश में। आप हिंदी इस तरह फ्लैशबैक भी लिख सकते हैं, है ना, आधा फ्लैश बैक, ऐसे इस तरह भी आप लिख सकते हैं फ्लैशबैक। ठीक है, तो आप समझिए चीजों को, तो इस तरह हिंदी भी लिख सकते हैं फ्लैशबैक। पूर्व दीप्ति अगर आपको याद है तो कुछ शब्द को आप साथ साथ में याद भी करिए, क्योंकि देखिए, और बताइए, कमेंट करिएगा। ये मेरा आपसे ये चीज जानना है कि हिंदी राइटिंग में क्या आपको शब्दों को लिखने में जैसे मात्राओं की गलतियां होती है क्या, हरसही दीर्घई, है ना, इसको दूर करिए। इसको दूर करने का उपाय मैं छोटा सा भी संक्षिप्त में बताता हूँ, अगर आप लोग को और बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, उसको मैं बताऊंगा। आप लोग ना रीडिंग करिए, क्या करिए, ज्यादा नहीं फ्रेंड्स, बस 1 पेज, 1 पेज रीडिंग करिए। ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें रीडिंग करिए उसको, देन उसको क्या करिए, आप उसको राइट करिए। ठीक है, 10 दिन आप करिए इसे, बस 10 डेज, है ना। और जो किताबें आप लिख रहे हैं वो किताब आपके पास होना चाहिए। सिर्फ 10 डेज आपको करना है, और जो पेज आपने लिखा उसको आपको बिना देखे भी लिखना है। ठीक है, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप एक पेज को पढ़िए, देन उसको क्या करिए, देख के लिखिए, और फिर उसको बिना देखे लिखने का ट्राई करिए। ठीक है, और फिर उसको मिलाइए, मतलब ऑडियो से सुन सुन के उसको लिखिए, और फिर जाके उसको मिलाइए। तो इस तरह से अगर आप 10 दिन भी करते हैं तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा, फिर आप धीरे धीरे उसमें घुस जाएगा। और साथ साथ आप इतनी यूपीएससी की लंबी क्लासेस करिएगा ना फ्रेंड्स मेरे साथ, तो आपको वो हिंदी का जो गलतियां है वो सब भी सुधर जाएगा। जैसे बार बार मैं पूर्व दीप्ति बोल रहा हूँ, तो आप उसको साथ में लिख भी रहे हैं, तो इस तरह करके आप पूरा पद्धति से चलेंगे तो आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स है फ्रेंड्स, आपको इसमें ऑप्शनल मिल रहा है। ठीक है, आपको सी सेट भी मिलेगा फ्रेंड्स, आप वेट करिए थोड़ा, है ना। और मैं आपको न्यू ईयर के थोड़े एक दिन पहले से ही, या न्यू ईयर से आपको डेली न्यूज़पेपर भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, आप समझिए डेली न्यूज़पेपर क्या है कि आपको जरूरी है, लेकिन मैं उस बेसिक तरीके से चलूंगा कि शुरू में जितना इंपॉर्टेंट है आपको उतना ही पढ़ाऊंगा, फिर आगे फिर जिस हिसाब से न्यूज़पेपर पे आपको अगर कोई दिक्कत है तब अभी कमेंट करिए कि कौन सा न्यूज़पेपर आप लोग को पढ़ना है, या कोई समस्या, तो मैं आपको और भी बताऊंगा चीजें न्यूज़पेपर की क्लासेस में। ठीक है, वो डेली होगा। तो अभी समझिए, तो अब हिंदी कहानी में आइए, समझिए। तो उसने कहा था क्या, इसमें पहली बार पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक की पद्धति दिखाई गई। आप समझ रहे हैं चीजों को, पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक मैंने बताया, समझ गया, पहले की चीजें याद करते तो ब्लैक एंड व्हाइट सीन आता है, तो उस टाइप से कहानियों में भी होता है। ये पद्धति फर्स्ट टाइम आया। ठीक है,
इसके अतिरिक्त इसमें शिल्प की प्रयोगशीलता तथा परिवेश की जीवंतता की भी प्रशंसनीय है। तो इसमें क्या है कि प्रयोगशीलता और क्या है, शिल्प की प्रयोगशीलता तथा परिवेश की जीवंतता। तो जो परिवेश उसमें दिखाया गया, जो सामाजिक माहौल दिखाया गया है, वो उसमें बहुत जीवंत आपको दिखेगा कि वो आप पढ़ेंगे तो उसमें आप थोड़ा कल्पना करके आप वहां पर जा पाएंगे, रियलिटी थोड़ा दिखती है। तो शुरुआती कहानी है फ्रेंड्स, तो उसमें उतना ज्यादा आपको नहीं दिखेगा जितना आधुनिक कहानियों में दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको ये बहुत ही, उसमें से सबसे बेस्ट जो कहानी मैंने भी पढ़ा, ये आपको उसने कहा था, ये कहानी उसको आपको इसमें फ्लैशबैक का झलक। इसमें क्या है, दो चीज लिखिए कि उस टाइम पीरियड की जितनी कहानी ऊपर में लिखा, आप वहीं पे जहां पे आपने लिखा, ऐसे समझिए, नोट्स को आपको लंबा नहीं करना है, आप यहाँ समझिए। जैसे आपने लिखा यहाँ पे लाइन बाय लाइन, तो आप यहीं पे जाइए और लिखिए उसने कहा था, है ना, कहाँ पे लिखा आपने, उसने कहा था, और चंद्रधर गुलेरी शर्मा 1915 में लिखा गया। अब यहीं पे डैश देके ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए कि क्या लिखिएगा आप, यहाँ समझिए, आप उसमें लिखिए कि इसमें पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक प्रथम बार दिखाया गया, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप इसमें लिखिए कि इसमें शिल्प की प्रयोगशीलता तथा परिवेश की जीवंतता भी प्रशंसनीय है। तो इस तरह से लिखिए, है ना, तारीफ काबिल प्रशंसनीय, मतलब कोई भी शब्द अगर समझना है तो कमेंट करिए। कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देखिए कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब समझिए, जैसे कि हमने क्या पढ़ा कि उसने कहा था, किसने लिखा है, उसने कहा था कि लेखक कौन है बताइए, उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर गुलेरी, जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 1915 में लिखा था, उसने कहा था। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़िए, चंद्रधर गुलेरी के बारे में आप नोट्स में लिखते चलिए, चंद्रधर है ना, शर्मा गुलेरी, है ना, इनको गुलेरी भी कहा जाता है, इसलिए उसको अलग से देखिए यहाँ पे लिखा गया ना। अब अगर गुलेरी सिर्फ कहेंगे तो आप पूरा नाम, आपको एग्जाम में आप पूरा नाम अगर याद नहीं आ रहा है तो सिर्फ गुलेरी भी आप लिख सकते हैं। हालांकि अच्छा क्या होगा, आप पूरा नाम याद रखें, ठीक है। आगे चलिए, पॉइंट पॉइंट में समझिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूर्व प्रेमचंद युग के विशिष्ट कहानीकार हैं। तो ये एक बेहतरीन कहानीकार है, मैंने ऊपर में बताया, इनकी कहानी भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो कहानी को साहित्य की एक सशक्त एवं सफल विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने में उनका आधारभूत योगदान है। तो कहानी को एक साहित्यिक सशक्त सफल विधा, मतलब समझ रहे हैं, जो शब्द आपको कठिन लग रहे हो वैसा कुछ शब्द कठिन है नहीं फ्रेंड्स। ये सिर्फ बता रहा है कि कहानी वो जो लिखे, उसको साहित्यिक भाषा देके वो साहित्य में आपको एंट्री करवाने में वो सफल आपको उस टाइम पीरियड के एक लेखक माने जाते हैं, तो कहानीकार माने जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कहानीकार है चंद्रधर शर्मा, या फिर इनको गुलेरी भी कह सकते हैं, तो गुलेरी जी जो है, सो आपको कहानियों को क्या किया गया कि साहित्य के भाषा में, साहित्य की एक सशक्त सफल विधा जिसको बोलते हैं फ्रेंड, विधा मतलब उस टाइम उसको उसमें एंटर करा रहे हैं, तो उस टाइप से आप समझिए कि रूप में प्रतिष्ठित करने के आधारभूत योगदान है। तो इस टाइप में वो लिखने का आपको इनको क्रेडिट जाता है। आप समझ रहे चीजों को, तो आप यहाँ लिख लीजिए सिर्फ कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, ये साहित्य, कहानी को साहित्य की एक, देखिए कहानी को साहित्य की एक सशक्त एवं सफल विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने में योगदान है, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। आगे चलिए, गुलेरी जी ने कुछ कहानियां लिखी जिनमें प्रमुख है सुखमय जीवन। उनकी कहानियों को लिखिए साथ में, गुलेरी की कहानियां ऐसे लिखिए और ब्रैकेट में लिखिए। आपको ज्यादा लंबा नहीं लिखना है फ्रेंड्स, आपको ये लंबे चीजें लिखने की हैबिट होनी चाहिए। शुरुआत में आप लिख सकते हैं, पर आप ऐसे लिखिए कि गुलेरी की कहानियां, ठीक है। पहले लिखिए सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों आपको शायद पढ़ना है। आपने किन किन कहानियों को पढ़ रखा है आप कमेंट में करिएगा, ठीक है। सिलेबस के किन किन कहानियों को आपने पढ़ा है वो सिर्फ कमेंट करिएगा। ऐसा नहीं कि आप जो अपने जिंदगी में कहानियां पढ़ रहे हैं वो सब कमेंट कर रहे हैं, वो सब नहीं करिएगा फालतू चीजें। आप सिर्फ सिलेबस से, आप यूपीएससी से जुड़े हुए रहिए, बस उतना ही। सुखमय बुद्धू या जीवन, या फिर बुद्धू का कांटा, या फिर उसने कहा था, ये तीनों कहानी किसने लिखी है, गुलेरी जी ने लिखी है। समझ आ रहा है आपको, इसने है ना, इनमें उसने कहा था प्रेमचंद पूर्व कहानी हिंदी कहानी की चरम उपलब्धि है। तो प्रेमचंद के पूर्व की कहानी का चरम उपलब्धि क्या है, उसने कहा था। तो मैंने कहा था आपको एक टोकरी भर मिट्टी, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि वो एक पहली कहानी है फ्रेंड्स। ऐसे भी आपको इन सब चीजों में जब तक आप रुचि नहीं लेंगे, आप एंटर नहीं करेंगे, तो आप इसमें सिलेबस को नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है, ठीक है। और हिंदी ऑप्शनल में बहुत भीड़ है, आपको पता है। सुखमयी जीवन जो है और बुद्धू का कांटा, इसको आप रहने दीजिए, लेकिन उसने कहा था इसको आप पढ़िए, ठीक है, इसको पढ़िए, क्योंकि ये उस टाइम पीरियड का सबसे अच्छा कहानी माना जाता है। उसने कहा था कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह, जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम क्या है, लहना सिंह। आप ऐसे लिखिए, उसने कहा था कहानी डैश दीजिए,
और लिखिए लहना सिंह केंद्रीय चरित्र के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। तो लखन सिंह क्या होता है फ्रेंड्स कि उसमें आपको उसके माध्यम से कौन गुलेरी करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लिख कौन रहा है, गुलेरी लिख रहे हैं। प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी है फ्रेंड्स। उस टाइम पीरियड में लखन सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान, क्या आप इन तीनों के संघर्ष में कभी फंसे हैं जीवन में फ्रेंड्स? अगर आप फंसे हैं फ्रेंड्स तो आपको वो चीज पढ़ना बहुत ही उचित होगा, क्योंकि आप उसमें बहुत चीजें और भी समझ पाएंगे। देखिए प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान, आप समझ रहे हैं कि प्रेम है एक तरफ, दूसरा तरफ कर्तव्य है। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? एक तरफ है प्रेम फ्रेंड्स, लव, और दूसरी तरफ है आपको कर्तव्य, है ना, और तीसरा तरफ क्या है? आत्म बलिदान, खुद को बलिदान करने का क्षमता। तो इन तीनों का जो आप चक्र है वो आपको यहाँ समझ आएगा लखन सिंह के माध्यम से, लखन सिंह को कैरेक्टर में, ठीक है। और चलिए आप बताइए, जिस तरह लखन सिंह के माध्यम से एक कैरेक्टर किया गया है, यानी कि ये एक मेल कैरेक्टर है ना, हिंदी कहानियों में कब से फीमेल को मेन कैरेक्टर में लाया गया ये आप देखिए, है ना। आप कुछ फीमेल मेल कैरेक्टर वाले कहानियां पढ़ते हैं कि नहीं, उनका नाम बताइए, है ना, क्योंकि हमेशा हीरो को मेल को रखा जा रहा है, तो आप फीमेल हीरो ऐसा आप मान के देखिए तो उसको कब से किया गया, आप समझ रहे चीजों को। आगे चलिए, तो आप ये समझे कि प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के लखन सिंह के माध्यम से इन चीजों को दिखाया गया, कर्तव्यों को, एक बहुत ही संघर्ष बन जाता है फ्रेंड्स, वहां पे वो समझाया गया है। इस कहानी में लखन सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर, क्योंकि उसने कहा था, इनकी प्रेमिका जो है कही थी कुछ, इसलिए लखन सिंह अपने बचपन के टाइम पीरियड में प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। चूंकि काल्पनिक थोड़ा उस वक्त आपको मिलेगा, क्योंकि अभी कहानियों का उद्भव हुआ है, आपको कहानी में जाना है फ्रेंड्स, कहानी में आपको रुचि लेनी है, लेकिन आपको उस टाइम पीरियड को समझना है, क्योंकि हम लोग ऑप्शनल लेवल पे समझ रहे हैं, तो हमको सिर्फ कहानी का मनोरंजन नहीं लेना है फ्रेंड्स, हमको समझना है कि अब देखिए युद्ध का बात चल रहा है फ्रेंड्स, प्राणों का बलिदान, तो ये थोड़ा काल्पनिक वहां पे चीजें, तो उस काल्पनिकता को समझिए, क्योंकि अभी एंटर कर रहा है ना, जन्म ले रहा है हिंदी कहानी, तो उसमें आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य, आपको कथा का जो सार है वो आपको मिलेगा। कथा और कहानी में अंतर आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? कथा थोड़ा सा काल्पनिक होता है और कहानी जो है मार्मिक होता है, और थोड़ा वास्तविकता, यथार्थवाद की झलक होती है, ठीक है। आगे चलिए, तो लखन सिंह क्या होता है कि बचपन में उनकी प्रेमिका, उनको कुछ वादा रहता है फ्रेंड्स, आप पूरा स्टोरी पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा, बहुत अच्छा आप उसमें एंटर कर पाएगा। पर मार्मिक जो मेन कहानी है वो मैं बता देता हूँ कि लखन सिंह जो है अपने बचपन की प्रेमिका, है ना, जो बचपन का उसका लव था, उसके कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि पर अपने प्राणों को बलिदान कर देता है। तो इस प्रेमिका के पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में प्राणों का बलिदान कर देता है, क्योंकि उसको बचपन की प्रेमिका थी फ्रेंड्स, इसलिए उसके पति की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देता है लखन सिंह, ठीक है। आप क्या करिए, कैरेक्टर्स को याद रखिए हमेशा, मैं बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका एग्जाम के लिए, कैरेक्टर जहां भी नाम आएगा, है ना, इसलिए कहानियों में देखिएगा अलग से कैरेक्टर पेज भी रहता है। जैसे आपने अगर इंग्लिश लिटरेचर कुछ पढ़ा है तो वहाँ फर्स्ट पेज में ही आपको नाटक में कौन कौन से किरदार हैं, मतलब कैरेक्टर्स हैं, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सारे नाम आपको लिखना है, लखन सिंह लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा आप बचपन के प्रेम के लिए, प्रेमिका के कहने के लिए उस पर उसके पति की रक्षा करते हुए युद्ध में अपने प्राण का बलिदान दे दिया। तो ये चीज को आप देखिए, तो यहाँ पे बलिदान आया है ना, प्राणों का बलिदान दे दिया, एक तरफ बलिदान है, दूसरा तरफ प्रेम है फ्रेंड्स, और एक उसका कर्तव्य है खुद का। तो ये तीनों भूमिका उसमें आपको मिलेगी। आइए समझते हैं उसने कहा था के बारे में। उसने कहा था, आप क्लियर कर पा रहे हैं ना? उसने कहा था आपको पूरा क्लियर हो गया? उसने कहा था कहानी का हिंदी कहानी के इतिहास में विशिष्ट स्थान इसलिए है क्योंकि सर्वप्रथम इसी में आधुनिक हिंदी कहानी की विशेषताएं प्रखर रूप में दिखाई देती है। तो आधुनिक हिंदी कहानी की विशेषताएं, जो मैंने बताया आपको, कहानी होने के लिए विशेषताएं होने चाहिए, यानी कि भाषा शैली होनी चाहिए, आपको कैरेक्टर्स होने चाहिए, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया, आपको देखिए जाके तो आपको समझ जाएगा, आप समझ जाएंगे। तो उसने कहा था कहानी में आपको यही दिखता है, इसलिए हिंदी कहानी है ना, प्रेमचंद के पूर्व की कहानी में सर्वश्रेष्ठ इसको इसलिए मिला क्योंकि आधुनिक हिंदी की विशेषताएं, जितनी भी विशेषताएं आधुनिक हिंदी की कहानी में, इसको इसमें प्रखर रूप में आपको दिखेगा, ठीक है। आगे चलिए, समझ पा रहे हैं? संवेदना के धरातल पर स्वेच्छांदतावादी तत्वों एवं द्वंद्व एवं तथा शिल्प के धरातल पर नाटकीय आंचलिकता आंचलिकता, पूर्व दीप्ति पद्धति, जीवन वर्णन शैली,
आदि को धारण करने के कारण यह हिंदी कहानी की प्रथम सशक्त उपलब्धियों के रूप में सर्वमान्य है। तो समझिए, इसमें इसके अंदर आपको कहानी के जो तत्व होते हैं, जो आधुनिक कहानी के जो तत्व हैं, जैसे कि स्वेच्छांदादी तत्व है ना, तात्वादी तत्व, ऐसा कुछ जो मतलब कैरेक्टर को आजादी देता है फ्रेंड। जो कैरेक्टर जो है सो खुद खुद से कुछ एक ऐसा लेखक आपको पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है कि आपको क्या शिक्षा देना चाहता है और उस अकॉर्डिंग वो चीजें बना रहा है। नहीं, कहानी को अपने आपको आजाद दिया है तत्वों को कि वो आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ते बढ़ते कहानियां खुद ही बनती है। ठीक है फ्रेंड्स। द्वंद्व तथा शिल्प के धरातल पर नाटकीय, आप उसको अगर नाटक करना चाहते हैं उस कहानी के बेस पे, तो वो एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण भी देता है आपको कि उसको आप समझ पा रहे, कल्पना कर पा रहे हैं, है ना। पूर्व दीप्ति पद्धति आपने समझा, आंचलिकता, है ना। तो पूर्व दीप्ति पद्धति मतलब ये कि पहले की चीजें आपको वो दिखाएगा उस कहानी के अकॉर्डिंग, जो झलक होता है ना, मैंने आपको बताया था। जीवन वर्णन आदि, तो जीवन का वर्णन मतलब जितना भी जीवन का वर्णन है पूरा, एक आपको होता है ना कि एक पूरा जीवन का वर्णन पेज में करना थोड़ा कठिन होता है, तो वो सब जो आधुनिक कहानी का जो चीजें हैं वो आपको इसमें प्रखर रूप में मिलेगा, सर्वमान्य उपलब्धि है इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए, समझ आ रहा है आपको। तो इन शब्दों को साथ साथ लिख लीजिए आप, ताकि है ना इसमें नाटकीय, आंचलिकता, पूर्व जीवन पद्धति ना, पूर्व दीप्ति पद्धति, जीवन वर्णन शैली, और स्वेच्छांदतावादी तत्व, और द्वंद्व, है ना, और शिल्प के धरातल पर नाटकीय। तो इस तरह से आप सारी चीजों को लिखिए। ये सब क्या है, इस सब को बार बार लिखने से आपको ये शब्द आप लिख पाएंगे बार बार। ठीक है, इजी शब्दों में आप लिखिएगा तो आपको काम बनेगा नहीं। आप धीरे धीरे उन शब्दों में आप एंटर करिए और आपको समझ आएगा। धीरे धीरे मैं और भी चीजें आपको समझाऊंगा। यहाँ देखिए, पांचवा पॉइंट क्या है, गुलेरी जी की शैली मुख्यतः वार्तालाप की शैली है। वार्तालाप की शैली क्या होता है, जब आप कहानियां पढ़ते होंगे, बहुत सारी कहानियां अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा कि हर एक लेखक का अलग अलग शैली होता है फ्रेंड्स, लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो इनका, गुलेरी जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है इनका नाम पूरा। तो गुलेरी जी का कला कैसा है, उनका जो लिखने का शैली है वो वार्तालाप की तरह है। लगेगा कि लेखक आपसे बात कर रहा है जब आप कहानी पढ़ रहे हैं। जहां वे देखिए, जहां वे किस्सा बयानी के लहजे में मानो सीधे पाठक से मुखातिब होते हैं। तो जब किस्सा गोई है ना, किस्सा बयानी या किस्सा गोई, जब समझिए, जब आपको किस्सा बताया जा रहा है, जब कहानी आपको समझाया जा रहा है पाठक को, तो आपको लगेगा कि सीधा आपके सामने गुलेरी जी बैठे हुए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा मौखिक रूप से वो लिखे हैं। इनका लेखन शैली बहुत ही अच्छा है। सिलेबस में गुलेरी है ना, तो आपको इसका पढ़ना है। ठीक है, तो इसका चीजें आप पढ़िए खुद से भी, और बाकी आप वेट करिए, मैं सब चीजें आपको ला दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे चलूंगा। ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आपको सिलेबस को धीरे 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 एंटर करना है, और आपको क्या करना है, पूरा तरह से उसमें ये आपको कंप्लीट होते चले जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, आपको पूरी अच्छी पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको देखिए जीएस भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है ना, आपको फिर आपको सी सेट भी पढ़ना है, सी सेट भी पढ़ना है आपको, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है ना, और फिर लाइफ भी अपना जीवन है, जैसे हेल्थ है, मेन तो यही चीज है ना, हेल्थ भी आपको रखना है फ्रेंड्स। तो आप अपना हेल्थ को आप रखिए, मेंटेन करके, हेल्थ बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि पता चला आप तैयारी इधर कर रहे हैं, आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे और आप पूरी तरह से आप अच्छा हेल्थ नहीं है, तो फिर ये तो दिक्कत की बात है। तो हेल्थ को आप पहले रखिए। आप अपना दिन का ऐसा रूटीन रखिए कि आपको वो मतलब कल्पना ना लगे, अब यथार्थवाद में जिए। जैसे कि अभी आधुनिक कहानियां हैं, तो उस टाइप से आप करिए। आधुनिक कहानियों में कैसा आपको लिखा गया है कि यथार्थवादक या झलक दिखे, ऐसा नहीं कि कल्पना लगे कि आपकी जो रूटीन है वो एकदम कल्पना है, कि सुबह मैं उठा और फिर सीधा सुबह 4 बजे उठ के मैं सीधा अगले सुबह 4 बजे पढ़ के उठूंगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम कल्पना की बातें हो जाएगी। फिर एक दिन 2 दिन आप कर लीजिएगा, बहुत आप देखिए कैपेसिटी है आप में, मैं जानता हूँ, लेकिन वैसा नहीं करना है। लॉन्ग टर्म गेम है फ्रेंड्स, है ना, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। तो आपको ये भी नहीं कि एकदम पूरा डील दे दे रहे हैं कि मैंने कहा कि एकदम आप धीरे धीरे, तो एकदम धीरे धीरे आप कर, धीरे धीरे नहीं, मतलब आपको उसको करना है, लेकिन मन में आपको रखना है कि होगा सब पेशेंस के साथ। ठीक है, इसलिए पेशेंस इस एग्जाम में जरूरी होता है। तो आप समझ पा रहे हैं। तो गुलेरी जी के जो लेखन से, यहाँ समझिए, देखिए गुलेरी जी का जो शैली है, वो वार्तालाप शैली है। लगेगा कि लेखक खुद आपके सामने सीधे पाठक से मुखातिब मतलब सामने बैठ के जो बात होता है, मुखातिब। तो आप अपने वार्तालाप शैली में इस शब्दों का इस्तेमाल करिए, तो आपको याद हो जाएगा, मुखातिब हो रहा है, मुखातिब है ना, हमें आपसे मुखातिब होना है, मतलब हमें आपसे सामने टू मैंने फेस टू फेस बात करना है।
तो ये चीज आप समझ के, बातचीत के लहजे देखिए, भाषा के मिले जुले रूप है ना, भाषा के मिले जुले रूप और बातचीत के लहजे से उनके लेखन में एक अनौपचारिकता और आत्मीयता भी आ गई है। तो एक अनौपचारिकता, औपचारिक तरीके से लिखा गया तो आप उसको उतना अच्छा से आप उसमें आप फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन अनौपचारिक तरीके से, आपने औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र पढ़ा है ना बचपन में, सिंपल समझिए, अपने बचपन से रिलेट करिए, आपको सब सिलेबस समझ आ जाएगा और सारे शब्द भी आपको इजी लगेंगे। औपचारिक अनौपचारिक मतलब ऐसा, औपचारिक ये होगा कि जो जहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन लैंग्वेज में लिखना है आपको, है ना, जैसे प्रिंसिपल को दे रहे हैं या फिर किसी को, तो वो औपचारिक हो गया। लेकिन एक पाठक वो अगर पढ़ रहा है अपने रिश्तेदारों को दे रहे, तो वो अनौपचारिक हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। कहते हैं ना, जो आप नए व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आप वहां पे शायद औपचारिक रहेंगे, लेकिन जो आपका दोस्त है उसको सब पता है आपका कि वो क्या है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, एक दोस्त था, वो इंग्लिश में एक लड़के से बात कर रहा था, ठीक है, एक नए व्यक्ति से बात कर रहा था, ठीक है, और वो बहुत ही सभ्य दिख रहा था, लेकिन असली बात उसके दोस्त को पता था, ठीक है, क्योंकि उसके दोस्त को ये पता था कि ये सब बस दिखावा है, क्योंकि ये मेरे साथ अनौपचारिक तरीके से रहता है और इसके साथ औपचारिक तरीके से। तो ये चीजें हैं, आप किसके साथ औपचारिक है ना, आप भी अपने जीवन में सभी के साथ अनौपचारिक तो नहीं रह सकते हैं, आप किसी साथ औपचारिक, किसी साथ। तो पाठक अगर कोई पढ़ रहा है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पाठक हैं, तो हम लोग लेखक को तब ना जुड़ पाएंगे फ्रेंड्स जब वो अपना औपचारिकता से हटकर अनौपचारिक तरीके से लिखे, थोड़ा आत्मीयता भी लाए उसमें, ठीक है। तो इस तरह से उन चीजों को समझिए, उनकी आप इसमें इंटरेस्ट जगाइए फ्रेंड्स, क्या आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, है ना। जितना आप घुसेंगे फ्रेंड्स उतना ज्यादा आप इसको सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। लॉन्ग टर्म आप बैठने का हैबिट डालिए, आपको 3 4 5 घंटे शुरू में देखिए, कुछ भी चीजें हड़बड़ से नहीं होती है, शुरू में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, धीरे धीरे आप खुद को, जैसे क्या आप जिम गए फ्रेंड्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या आप जिम गए, शुरुआत के महीने में तो आपको लगेगा कि बॉडी बन ही नहीं रही है और हेल्थ, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे आप मिरर के सामने जाएंगे और तो आपको लगने लगेगा कि नहीं, चेंजेस आ रहा है, फिर कुछ लोग आपको बताएंगे कि आपके शरीर में चेंजेस आ रहा है, देन आप और कंटिन्यू करेंगे, और जैसे कि शुरुआत में आप हाफ एन आवर एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो वो धीरे धीरे आपको 3 आवर 4 आवर चला जाएगा एक्सरसाइज। तो उसी तरह से इन सब सिलेबस में है, तो आपको सिलेबस में खुद में अभी लगेगा कि बोरियत लगेगा कि, लेकिन पेशेंस रखना है, कुछ दिन आपको ऐसा लगे, फिर धीरे धीरे आपको चीजें याद आने लगेंगी कि ये चीज तो पढ़ी हुई, ये चीज पढ़ी हुई। देन क्या होगा कि आप टेस्ट दीजिएगा और वहां पे रिजल्ट आने लगेगा, और फिर आपका सिलेक्शन होगा तो लोग बोलेगा कि ये पढ़ता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेट करिए, आप चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो अनौपचारिक तरीके से लिखते हैं गुलेरी जी, और आत्मीयता भी उसमें रहती है, और उनकी कथाओं के पात्र मानवीय है और उसके चरित्रों में यथार्थता है। क्योंकि अब एंटर कर रहा है ना, आधुनिक कहानी का भी नया नया जन्म ही हुआ है, तो वहां पे यथार्थवाद का झलक उसमें दिखेगा। ऐसा नहीं कि हर चीज आपको काल्पनिक है, हल्की फुल्की काल्पनिक चीजें आपको झलक मिलेगी अन्य कहानियों में, लेकिन आपको उसने कहा था मैं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, यथार्थवाद का झलक है उसमें। और कथा जो का पात्र है वो मानवीय है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पात्रों को भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से रखे हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था कहानी को कंप्लीट किया, और उनकी अन्य कहानियां जो वे लिखे हैं उन सबको हमने समझा। और 5 चरण में जो इतिहास को बांटा गया है, हिंदी कहानी का जो संपूर्ण विकास यात्रा को 5 चरणों में बांटा गया है, उसमें हम लोगों ने पहला चरण प्रेमचंद पूर्व युग जिसे बोलते हैं, पहला युग बोल सकते हैं या चरण बोल सकते हैं, तो इसका टाइम पीरियड है 1901 से 1915, ये पढ़ा। इसमें प्रमुख प्रमुख कहानियों को पढ़ा कि कौन कौन से कहानियां हैं, सभी कहानी आप लिखिए, है ना। और टाइम पीरियड देखिए, है ना, प्रेमचंद पूर्व युग। और फिर उसने कहा था या चंद्र शर्मा गुलेरी, इसका क्या रोल है ये पढ़ा। फिर 1901 में लिखा गया आपका एक टोकरी भर मिट्टी, ये हिंदी कहानी की पहली कहानी है, ये भी हमने समझा। और अगर पिछली कहानी आपने नहीं देखा वीडियो तो उसको देखिए। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे दूसरे चरण प्रेमचंद प्रसाद युग, ठीक है। इसको आप समझिए, देखिए टाइम पीरियड समझिए 1915 से 1936, तो इसको हम लोग समझेंगे, इसमें क्या क्या है। प्रसाद का पूरा नाम क्या है आप कमेंट करिए, ये आपको मैंने कहा, ठीक है। और तैयारी कैसी चल रही है, क्या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और चीजें अच्छी होगी, वेट करिए, सब चीजें खत्म हो जाएगी ये। और हाँ, न्यू ईयर में मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में डेली न्यूज़पेपर आपको दूंगा, ठीक है। शुरुआत में मैं दैनिक जागरण पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको धीरे धीरे एंटर कराऊंगा द हिंदू, फिर मैं धीरे धीरे उसको करूंगा कि किस तरह से आपको किन चीजों को लेना है, क्योंकि हिंदी मीडियम में आपको समझ आ रहा है ना चीजें, इतनी चीजें को आप नहीं कर सकते, कुछ चीजें करनी कुछ नहीं करनी, तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है, थैंक यू।